Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to continue with not-for-profit organizations. Starting today's class with illustration 4, discuss करते हैं. Illustration 4 में करना क्या है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, पहले वो पढ़ते हैं. Illustration 4 का रिक्वायरमेंट है टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. यानी केवल अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है of the club from the following particulars for the year ended on 31st March 2022. यानी जो current year है that is ending on 31st March 2022. यानी current financial year is 2021-22. This is the current financial year 21-22. ओके सो पहले अपने एडिशनल इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट को डिस्कस करते हैं. ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है. एडिशनल इंफॉर्मेशन ए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022. यानी ये करंट फाइनेंशियल ईयर के एंड ईयर एंडेड ऑन 31st March 2022. यानी करंट फाइनेंशियल ईयर का ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है. यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ये क्लोजिंग बैलेंस है. तो उसको क्या करें, एड या लेस, ऐड करेंगे. वेरी गुड, इसको ऐड करेंगे तो 55,000 को अपन ऐड करेंगे. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022. यानी करेंट फाइनेंशियल ईयर का एंड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 55,000 का है. सो दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि हमें ऐड करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते टाइम. ओके, क्लियर. Outstanding salaries and wages rupees 40,000 for the year ended on 31st March 2022. इसको भी क्या करोगे, ऐड. ठीक है. डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 25%. यानी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर डेप्रिसिएशन 25% का चार्ज करना है for the year ended on 31st March 2022. डेप्रिसिएशन किधर आएगा, एक्सपेंडिचर साइड में, डेबिट साइड में. ओके. डी में कैपिटलाइज 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस. यानी एंट्रेंस फीस का 50% अपने कैपिटल फंड में ऐड करेंगे. रिमेनिंग बैलेंस 50% एज इनकम ट्रीट होगा. तो ये चीज को सेट कर लो. अगर क्वेश्चन साइलेंट है, एंट्रेंस फीस का ट्रीटमेंट क्या करना है, क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोला है, तो एंट्रेंस फीस का जनरल ट्रीटमेंट इज कि अपने कैपिटल फंड में ऐड करते हैं. बट अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर देता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में कैपिटलाइज 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस. यानी एंट्रेंस फीस जितना अमाउंट का रिसीव हुआ है उसका 50% ही केवल कैपिटल फंड में ऐड करना है. कैपिटलाइज 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस. सो रिमेनिंग बैलेंस 50% को क्या का ट्रीटमेंट क्या होगा, इनकम ट्रीट करेंगे. यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम के साइड में बाय एंट्रेंस फीस करके आ जाएगा. क्लियर है. तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है. रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है. रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल एक कैश अकाउंट है.
जिसका देखो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में टू बैलेंस बी बाई डी. सो दिस इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड. ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड इज एन एसेट. और अपने को इस क्वेश्चन में क्या प्रिपेयर करना है? केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो ओपनिंग बैलेंस का इस क्वेश्चन में, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड का इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, बिकॉज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एसेट है, इनकम या एक्सपेंस नहीं है. और इस क्वेश्चन में अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है. देन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड रिसीट्स के लिए है, क्रेडिट साइड में पेमेंट्स है. सो और क्या रिसीट साइड में देखो, टू सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन 2020 21 65,000, 2021 22 3,55,000. ठीक है. तो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है कौन से साल के लिए? कितना? 20-21 के लिए 65,000, 21-22 के लिए 3,55,000. अपना करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? फाइनेंशियल ईयर 21-22. सो करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है? 3,55,000. तो अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम के साइड में सब्सक्रिप्शन केवल 3,55,000 ही लेंगे, बिकॉज अपना करंट फाइनेंशियल ईयर 21-22 है. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 21-22 के लिए बना रहे. तो इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल फाइनेंशियल ईयर 21-22 का ही इनकम आएगा और 21-22 का ही एक्सपेंस आएगा. तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है? 3,55,000. तो केवल यही अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम के साइड में लेंगे. क्लियर? ऑल्टरनेटिवली, ध्यान से सुनना, ऑल्टरनेटिवली, ऑल्टरनेटिवली इनकम यानी दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? ठीक है. जैसे ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, क्रेडिट साइड में इनकम, तो बाई सब्सक्रिप्शन. क्लियर? बाई सब्सक्रिप्शन, ये दोनों साल के सब्सक्रिप्शन का टोटल अमाउंट बताओ. 3,55,000 प्लस 65,000 कितना आ रहा है? 4,20,000 आ रहा है. सो ऑल्टरनेटिवली अपने क्या कर सकते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई सब्सक्रिप्शन 4,20,000 लिखा. दिस इज व्हाट द टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, the total subscription received, total amount of subscription received during the year 21-22. यानी करेंट ईयर में टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव है? 4,20,000. 4,20,000 में से 65,000 फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए यानी प्रीवियस ईयर के लिए है. तो ये प्रीवियस ईयर का इनकम है. तो करेंट ईयर में क्या करना है? इसको लेस करना है. तो अपने ऑल्टरनेटिवली लेस करके 65,000 ऐसे शो कर सकते हैं. तो 4,20,000 लेस 65,000 करके कितना अमाउंट आ जाएगा? 3,55,000 आ जाएगा. तो अल्टीमेटली 3,55,000 ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आना चाहिए, क्योंकि करेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए 3,55,000 ही रिसीव हुआ है. ठीक है? क्लियर है? तो अपने करेंगे क्या? अपने ऐसा करके दिखाएंगे इस क्वेश्चन में.
हर क्वेश्चन में। क्लियर? यानी बाई सब्सक्रिप्शन इनर कॉलम में द टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, उसमें से लेस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के लिए जो रिसीव हुआ वो अमाउंट, तो बचेगा क्या? करेंट ईयर के लिए जो रिसीव हुआ वो अमाउंट। समझ में आया? प्रीवियस ईयर का लेस करके बचेगा का करेंट ईयर का, करेंट ईयर के लिए जो रिसीव हुआ है। क्लियर? डन। डोनेशंस 55,000। डोनेशंस दो टाइप का होता है, जनरल डोनेशन एंड स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन किसी पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव होता है, तो वो स्पेसिफिक डोनेशन एनपीओ के लिए एक ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटी है। तो स्पेसिफिक डोनेशन बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में आता है। बट जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन क्या है? एनपीओ के लिए इनकम है। जनरल डोनेशन के साथ डोनर ने कोई पर्पस स्पेसिफाई नहीं किया, तो इसको कोई भी डोनर ऐसे आके दे गया है। ठीक है? तो ये जनरल डोनेशन है। तो जनरल डोनेशन इज ट्रीटेड एज एन इनकम। क्लियर? सो डोनेशन का नेचर के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट है। स्पेसिफिक डोनेशन बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में आएगा, एंड जनरल डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम के साइड आएगा। डोनेशन के नेचर के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। स्पेसिफिक आएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में, एंड जनरल आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम के साइड में। अब इधर में डोनेशन, सिर्फ डोनेशन दिया हुआ है, क्या इसके आगे कोई पर्पस स्पेसिफाई किया हुआ है? तो दिस इज नॉट स्पेसिफिक डोनेशन, दिस इज व्हाट? जनरल डोनेशन, जिसको हम लोग इनकम की तरह ट्रीट करेंगे। सो ये इनकम के साइड में बाय डोनेशन 55,000 आ जाएगा, क्योंकि डोनेशन के आगे उसका पर्पस स्पेसिफाइड नहीं है। सो दिस इज नॉट स्पेसिफिक डोनेशन, दिस इज जनरल डोनेशन टू बी ट्रीटेड एज एन इनकम। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम के साइड में ये अमाउंट आ जाएगा। ओके, क्लियर है? एंट्रेंस फीस किसको याद है क्या करना है इसका? हाँ, क्या लिखना है? कितना? तो 50% लिखेंगे करेक्ट बानी। एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस का 50% ही केवल कैपिटलाइज करना है, यानी एंट्रेंस फीस का 50% बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज के साइड कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। बाकी 50% को एज इनकम ट्रीट करना है। तो 85,000 का 50% कितना हुआ? 42,500। ये एज यस इनकम सर। ट्रीट करना है। अपने को क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। सो इनकम के साइड में बाय एंट्रेंस फीस 42,500 आ जाएगा। बैलेंस शीट के बारे में इस क्वेश्चन में नहीं सोचना है। सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर के साइड में आएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर के साइड में आएगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट है, एक्सपेंस नहीं है। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को लेकर क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? इस पर हम केवल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है 25%। सो 3,42,000 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट करेंट ईयर में परचेज हुआ है। 3,42,000 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज हुआ है, इस पर 25% का डेप्रिसिएशन 85,500 आ रहा है। सो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर के साइड में आएगा ये। टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 85,500। ओके। टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, ये सारे एक्सपेंडिचर के साइड में आएंगे। बाई बैलेंस सी बाई डी क्या है? ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड या कैश एट बैंक है, जो कि एसेट होता है
तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता। ओके, तो इसका इस क्वेश्चन में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बिकॉज इस क्वेश्चन में अपने को केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है। क्लियर है? तो चलो, सो इन द बुक्स ऑफ एनपीओ का नाम क्या है? न्यू बर्ड 40 क्लब। नया पंछी 40 क्लब। रेडी? तो जैसा हम फाइनल अकाउंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स यानी सिंगल एंट्री के चैप्टर में करते आ रहे हैं, वैसे एनपीओ के चैप्टर में भी करना है। यानी सबसे पहले किसका ट्रीटमेंट करना है? एडिशनल इंफॉर्मेशन का। ठीक है? एंड जैसे जैसे ट्रीटमेंट होते जा रहे हैं, वैसे वैसे टिक करते जाना है। इसको सेट कर लो दिमाग में। ठीक है? रेडी? So additional information A, outstanding subscription for the year ended current year 31st March 2022 55,000। तो इसको ऐड करना है, नहीं है ना? ऐड करना है या नहीं करना है? हाँ, ऐड करना है। ठीक है, ऐड करना है, बिकॉज ये करेंट ईयर के एंड का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस ऐड करते हैं, बिकॉज ये करेंट ईयर का है, जिसका अमाउंट रिसीव अभी तक नहीं हुआ। रिसीव नहीं हुआ तो क्या हुआ? है तो करेंट ईयर का, पेमेंट को चेक नहीं करते, बिकॉज अपने अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहे हैं। तो करेंट ईयर का है तो ये ऐड करना है। तो ऊपर में रिसीट के साइड में टू सब्सक्रिप्शन, टोटल में कितना अमाउंट रिसीव हुआ है? 65,000 प्लस 3,55,000 इज इक्वल टू रुपीज 4,20,000। 4,20,000। तो इधर में देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई सब्सक्रिप्शन इनर कॉलम में 4,20,000, which is the total subscription received during the year। इसमें से 65,000 पिछले साल का है, पिछले साल का है तो लेस करेंगे, लेस करके अल्टीमेटली मिलेगा क्या? 3,55,000, जो करेंट ईयर के लिए रिसीव हुआ है। उसके साथ हम 55,000 और ऐड कर देंगे, जो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, करके फाइनल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर आउटर कॉलम में आ जाएगा। क्लियर है?
करो। तो क्रेडिट साइड यानी इनकम का साइड, तो बाय सब्सक्रिप्शन इनर कॉलम में 4,20,000 लेस सब्सक्रिप्शन फॉर 2021 कितना 65,000 add outstanding सब्सक्रिप्शन 21-22 के लिए कितना 55,000। $4,10,000 आ रहा है। ठीक है, टिक कर दो टिक। Outstanding salaries and wages rupees 40,000 for the year ended 31st March 2022, यानी ये करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए है जिसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ। पेमेंट नहीं हुआ तो क्या हुआ है, तो करंट ईयर का खर्चा, तो करंट ईयर के खर्चे में ये ऐड हो जाएगा क्योंकि हम अक्रूवल बेसिस को फॉलो करते हैं। ठीक है, सैलरीज एंड वेजेस का वैसे पेमेंट कितना हुआ है 1,65,000, यानी 1,65,000 जितना सैलरीज एंड वेजेस का पेमेंट हो चुका है एंड 40,000 का आउटस्टैंडिंग है जिसका पेमेंट अभी तक हुआ नहीं है। यानी पूरे साल में कितना खर्चा लग गया सैलरी एंड वेजेस का 2,05,000। 1,65,000 प्लस 40,000 इज 2,05,000। क्लियर है? ओके, सो सैलरीज एंड वेजेस ठीक कर। तो डेबिट साइड यानी एक्सपेंडिचर के साइड में 1,00,000 कितना था 1,65,000। 2,05,000 का सैलरीज एंड वेजेस का खर्चा हुआ है। Depreciate sports equipment by 25% for the year ended on 31st March 2022, यानी करेंट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है 25%। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना का परचेज हुआ है, पेमेंट के साइड में है, यानी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए 3,42,000 पेमेंट हुआ है। पेमेंट का क्यों हुआ है, क्योंकि ये करेंट ईयर में परचेज हुआ है। ठीक है, सो 3,42,000 का 25%, 85,500 इज डेप्रिसिएशन। सो एक्सपेंडिचर के साइड में 2 depreciation on sports equipment, 3,42,000 into 25% is coming to 85,500. Okay, then capitalize the 50% of the entrance fees. एंट्रेंस फीस कितना रिसीव है 85,000 का 50% कैपिटल फंड में ऐड होगा, वो बैलेंस शीट में होता है।
एंड रिमेनिंग 50% इनकम की तरह ट्रीट होगा, तो वो इनकम के साइड में आ जाएगा। 85,000 का 50% इज 42,500, तो वो इनकम के साइड में आ जाएगा। ब्रैकेट्स में डेफिनेटली अपने को कैलकुलेशंस को शो करना है। ठीक है, चलो ये हुआ, यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन में सारे आइटम्स का ट्रीटमेंट हो चुका है। परफेक्ट। तो अभी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के आइटम्स में आ जाओ। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड या कैश एट बैंक का होगा, तो ये एसेट होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसका कोई काम नहीं है, तो टिक कर दिया मैंने। सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट हो चुका है, टिक है उसमें। डोनेशंस कुछ बोला नहीं है, कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, तो ये जनरल डोनेशन है जो बिल्कुल इनकम की तरह ट्रीट होगा। तो इनकम के साइड में बाय डोनेशंस 55,000, बाय डोनेशंस 55,000। ओके, एंट्रेंस फीस का ट्रीटमेंट हो गया, सो रिसीट साइड के सारे आइटम्स का ट्रीटमेंट हो गया। पेमेंट के साइड में आ दो, सैलरीज एंड वेजेस का ट्रीटमेंट हो गया, टिक दिया हुआ इसमें। ऑफिस एक्सपेंसेस 35,000 एक्सपेंस के साइड में आएगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर अपने डिप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, हो गया इसका काम। टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, ये सारे एक्सपेंसेस के साइड, एक्सपेंडिचर के साइड में आ जाएगा। राइट, राइट करो। सो एक एक करके, टू ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है? 35,000, वेरी गुड। ओके, then two telephone charges, two electricity charges, two traveling and conveyance, two telephone charges, two electricity charges, two traveling and conveyance, 28,000, 32,000, 65,000। ठीक है, तो पेमेंट बाय बैलेंस सी बाय डी क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, जो कि एसेट है, तो इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई काम नहीं है। यानी पेमेंट के साइड का भी सारा आइटम्स का ट्रीटमेंट हो चुका है। तो अभी अपना काम बचा है, यानी क्वेश्चन का काम हो गया है। राइट, क्वेश्चन में सारे आइटम्स का ट्रीटमेंट हो चुका है। तो अभी अपना काम क्या बचा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बैलेंस करना। नेट प्रॉफिट आया तो सरप्लस बोलेंगे, लॉस आया तो डेफिशिट बोलेंगे। अच्छा, जैसे नेट प्रॉफिट को अपने क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं, वैसे सरप्लस जो आएगा उसको अपने क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। नाम खाली चेंज हो रहा है, अदरवाइज ट्रीटमेंट है सेम। एनपीओ के केस में नेट प्रॉफिट का नाम सरप्लस है, सरप्लस को अपने क्या करेंगे,
बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज के साइड कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। एनपीओ के केस में कैपिटल का नाम है कैपिटल फंड। सो कैपिटल फंड में सरप्लस को ऐड करना है, डेफिसिट हुआ तो लेस करना है। सो इसलिए मैं लिख रहा हूं ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। $57,000 का सरप्लस आया। तो चलो क्वेश्चन 4 डन। नेक्स्ट, यानी इलस्ट्रेशन 1 to 7 में सारे इलस्ट्रेशन अपने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 8। तो इलस्ट्रेशन 8 में आ जाओ। इलस्ट्रेशन 8 एनपीओ का एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है जो 15 मार्क्स के लिए टेस्ट होता है। राइट, इलस्ट्रेशन 8 इज अ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन ऑफ एनपीओ। ठीक है, क्या दिया हुआ रहता है इसमें? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ रहता है, यानी कैश अकाउंट दिया हुआ है, एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। करना क्या होता है एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में? प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंड। क्लियर? थोड़ा सा कनेक्शन को सेट करने का कोशिश करो। याद करो, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स सिंगल एंट्री के क्वेश्चन में कैश अकाउंट का समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस, कैश बुक का एनालिसिस, ऐसा कुछ अपने को दिया हुआ रहता था। लेफ्ट हैंड साइड में कैश का इनफ्लोज, रिसीट्स, राइट हैंड साइड में कैश का पेमेंट्स एंड ऑल, एंड उसके नीचे में एडिशनल इंफॉर्मेशन। और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ होता था उसमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए होते थे। तो देखो क्या इस क्वेश्चन में भी सेम तरीके का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। कैसे? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, तो हमारे लिए वो कैश अकाउंट है। और इसके नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। बैलेंस हमेशा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का ही दिया हुआ हो सकता है, एक्सपेंसेस और इनकम्स का बैलेंस नहीं होता है, क्योंकि एक्सपेंस एंड इनकम नॉमिनल अकाउंट होते हैं जिनको हम हर साल ईयर के एंड में क्लोज कर देते हैं। प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज के केस में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालकर, और एनपीओस के केस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालकर। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हमेशा एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ही हो सकता है। इनकम एंड एक्सपेंसेस का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट होते हैं जिनको हम हर साल ईयर के एंड में क्लोज कर देते हैं उनका बैलेंस को ट्रांसफर करके। प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज के केस में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालकर क्लोज कर देते हैं। एनपीओस के केस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालकर क्लोज कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में, एनपीओ के क्वेश्चन में, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में करना क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाकर देना है। और इसके लिए क्या दिया हुआ है अपने को क्वेश्चन में? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि बिल्कुल कैश अकाउंट है, एंड देन एडिशनल इंफॉर्मेशन में
कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो ये जो इंफॉर्मेशन अपने को दिया हुआ है, इसका पूरा सिमिलैरिटी अपने को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री के चैप्टर में देखे थे हम। ठीक है, यस और नो? नंबर वन, नंबर वन, ठीक है, नंबर वन चीज डिस्कस कर रहे हैं। तो यानी जैसे हमने सिंगल एंट्री के चैप्टर के क्वेश्चन में एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया था। क्यों बनाया था? कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस निकालने के लिए। तो इधर में भी क्या करना है? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस चाहिए। कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस चाहिए। तो कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना ही पड़ेगा। समझ में आया? और एक चीज अच्छी से ऑब्जर्व करो, एक चीज अच्छे से ऑब्जर्व करो, जैसे ये जो तीन चैप्टर्स है, तीन चैप्टर्स कौन से? फाइनल अकाउंट्स, सिंगल एंट्री यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और एनपीओ। इन तीनों में हम अकाउंट्स को फाइनलाइज ही कर रहे हैं। फाइनल अकाउंट्स में क्या होता था, सिचुएशन क्या था फाइनल अकाउंट्स में? जो प्रोप्राइटर है वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है फॉर बुक कीपिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड अकाउंटिंग। तो फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में हमें ट्रायल बैलेंस मिलता था, बिकॉज वो डबल एंट्री फॉलो कर रहे थे, ट्रायल बैलेंस मिल जाता था। ट्रायल बैलेंस के साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ होता था। एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब जिन आइटम्स का ट्रीटमेंट अभी तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हुआ नहीं है। तो फाइनल अकाउंट्स में हम लोग क्या करते थे? ट्रायल बैलेंस के हर एक आइटम का ट्रीटमेंट एक ही बार होता था, और एडिशनल इंफॉर्मेशन के आइटम्स का ट्रीटमेंट दो बार होता था, बिकॉज एडिशनल इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, यानी उसका इफेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आया नहीं है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इफेक्ट लाने के लिए डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना है, यानी इफेक्ट दो दो जगह जाएगा। क्लियर? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स सिंगल एंट्री के क्वेश्चन में कैश बुक का समरी, कैश अकाउंट का समरी, ऐसा कुछ दिया हुआ होता था, एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ होता था। एनपीओ के क्वेश्चन में भी ऐसा ही मिल रहा है अपने को। कैश बुक की जगह नाम लगाया, नाम क्या यूज हो रहा है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो एनपीओ के क्वेश्चन में रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो दोनों के क्वेश्चंस में बहुत सिमिलैरिटी है। तो इसमें से एक चीज कैच करने का कोशिश करो, जब अपने को क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस नहीं दिया हुआ होता है, जब अपने को क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस नहीं दिया हुआ होता है, तो क्या दिया हुआ होता है? कैश अकाउंट या रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, एंड उसके साथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस विद सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। देन इन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी प्रिपेयर ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट। Then in that question we prepare opening date का balance sheet to find out opening balance of capital। समझ में आ रहा है ना? हम लोग है ना अकाउंट्स को फाइनलाइज तो कर रहे हैं ना। एनपीओ के केस में अकाउंट्स फाइनलाइज कैसे होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाकर। सिंगल एंट्री के क्वेश्चन में अकाउंट्स फाइनलाइज कैसे होता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाकर। ठीक है,
सो ये सब में अपने अकाउंट्स को फाइनलाइज ही कर रहे हैं। तो अगर अपने को इस टाइप के क्वेश्चन में अगर ट्रायल बैलेंस नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कैश बुक, कैश अकाउंट या रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, साथ में एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस विद सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो चीज को दिमाग में हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए सेट कर लो। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा टू फाइंड आउट कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ सिंगल एंट्री, कैपिटल फंड इन केस ऑफ एनपीओ का ओपनिंग बैलेंस निकालने के लिए। ठीक है, राइट। अगर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होता तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का जरूरत नहीं पड़ता, सेट कर लो। ट्रायल बैलेंस नहीं दिया हुआ है यानी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है, दिया हुआ है यानी ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाना है। क्लियर है? ठीक है। अब सिंगल एंट्री के इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, जो आइटम्स कैश अकाउंट में होता था उसका एक ही जगह ट्रीटमेंट करता था, बिकॉज उसका एक ट्रीटमेंट उस कैश अकाउंट में आने से हो गया है। और बाकी जो नीचे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता था, जैसे कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस या और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो उन सबका दो दो जगह ट्रीटमेंट होता था, है ना। तो इस क्वेश्चन में भी वैसा ही करना है, यानी कॉन्सेप्ट एकदम सेम एज इट इज यूज करना है। तभी हमने एक ऑर्डर को फॉलो किया है, फाइनल अकाउंट्स के बाद सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री के बाद एनपीओ, ताकि एंड में जाकर हम लोग कनेक्शन सेट कर पाए, so that there is no confusion at all। क्लैरिटी मिल गया ना। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनता है, नहीं दिया हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा, चाहे वो एनपीओ का क्वेश्चन हो या सिंगल एंट्री का क्वेश्चन हो। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट या कैश अकाउंट में जो आइटम्स है उनका एक ही ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि एक ट्रीटमेंट उस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट या कैश अकाउंट में आने से हो गया है। एंड बाकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो हमेशा हर चैप्टर में उसका दो दो जगह ट्रीटमेंट होगा। क्लियर है? तो अपने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बट पहले फॉर्मेट को रेडी कर लेते हैं, फिर हम लोग आइटम वाइज आइटम्स डिस्कस करके उसका साथ साथ ट्रीटमेंट भी करते जाएंगे। क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं फिर ट्रीटमेंट करेंगे सोल्यूशन में, तो आप लिखोगे, तो लिखने से क्या होगा, वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। क्लियर? ओके। तो अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2022, balance sheet as on 31st March 2022, and also balance sheet as on 1st April 2021, ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट। क्लियर? ये तीन अपने को रेडी करके देना है। ओपनिंग बैलेंस शीट में अमाउंट का एक ही कॉलम होगा। वही जैसे करते हैं, जैसे सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में क्या समझाया था, इनकम एंड एक्सपेंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड का पूरा पेज, एंड उसके बगल वाले पेज में सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस शीट और उसके नीचे ओपनिंग बैलेंस शीट, वैसे ही करना है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है। इन द बुक्स ऑफ एक्स क्लब, EXE।
रेडी? चलो, तो सबसे पहले ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन अपने को दिया हुआ है, इसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग डेट April 1 2021 एंड क्लोजिंग डेट March 31 2022। सब्सक्रिप्शन ड्यू यानी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए क्या, एसेट या लाइबिलिटी? एसेट, बिकॉज ये अमाउंट रिसीव होना बाकी है, रिसीवेबल है, तो ये एसेट है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में आएगा। दूसरा ट्रीटमेंट इनकम, करेक्ट। दूसरा ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम के साइड में बाई सब्सक्रिप्शन से एड या लेस। लेस। आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस को क्या करना है? लेस करना है। आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस को लेस करना है। 100 रुपीज का क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में आएगा। एंड इसका दूसरा ट्रीटमेंट इनकम के साइड में सब्सक्रिप्शन में इसको ऐड कर देंगे, बिकॉज क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं। क्लियर है? सब्सक्रिप्शन कितना का दिया हुआ है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में देखो कहां पर मिलेगा, रिसीट्स के साइड में मिलेगा। तो ये रहा डोनेशंस एंड सब्सक्रिप्शन। जानबूझ के डोनेशन का वर्ड पहले लगा दिया कि सब्सक्रिप्शन ढूंढने में टाइम चला जाए, है ना? सब शातिर दिमाग है। बालाजी टेलीफिल्म का सीरियल्स को देखता है। ठीक है। सो डोनेशंस एंड सब्सक्रिप्शंस 2600 रिसीव हुआ है करेंट ईयर में। तो चलो करें। तो इसका तो एक ही जगह ट्रीटमेंट आएगा 2600 का, बिकॉज ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में से उठाया आपने। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड यानी इनकम के साइड में बाय सब्सक्रिप्शन 2600। उसके नीचे लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग डेट देखो मैं कितना, जैसे मैं लिख रहा हूं ना एग्जाम में ये करना अलाउड है। मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूं, मैं ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के चक्कर में नहीं फंस रहा हूं। मुझे पता है 1 अप्रैल 2021 ओपनिंग डेट है, तो उसका लेस करना है, तो ऐसे करके लिख दिया। अगर आप चाहो तो लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में ओपनिंग भी लिखकर कर सकते हैं। अपने को जो सिंपल लगे वैसे ही करना है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करना है 100। ऐड किया, करके आउटर कॉलम में कितना आ रहा है? करेक्ट। ओके। ओपनिंग में भी लिखना है 150।
ओपनिंग में 150 एंड क्लोजिंग में 100। अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग एक्सेट्रा, अमाउंट ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, प्रिंटिंग क्या है, एक्सपेंस, राइट। सो बोलो, सेम ट्रीटमेंट, आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस प्रिंटिंग एक्सपेंस के से लेस। ऐड बोलने जा रही थी, शिव शिव, ठीक है। सो आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस चाहे इनकम हो या एक्सपेंस हो, आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस हमेशा लेस, एंड आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा ऐड। अब क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में जाएगा। 100 ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, 80 क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में। प्रिंटिंग का खर्चा कितना पेमेंट हुआ है वो चेक कर लो। ये रहा प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस 280। क्लियर? सो टू प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस। ओके, सो कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस में कैपिटल फंड के लिए दो तीन तीन चार लाइन का जगह छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज मैं पॉइंट आउट करता हूं। ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऊपर में अपने को दिया हुआ है, यानी ये बिल्कुल कैश अकाउंट है या कैश बुक ऐसे समझ लो, ठीक है। अब इसके डेबिट के साइड में कैश इन हैंड यानी हार्ड कैश का ये ओपनिंग बैलेंस है। बैलेंस एट बैंक यानी बैंक बैलेंस का ये ओपनिंग बैलेंस है। बगल में क्या लिखा हुआ है, एज पर पासबुक, यानी पासबुक के अकॉर्डिंग है। यानी इसमें जो बैंक के ट्रांजैक्शंस है वो सेम आपको पासबुक में मिलेंगे, यानी पासबुक में से उठाया हुआ है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? डिपॉजिट अकाउंट का मतलब क्या होता है? डिपॉजिट अकाउंट बोलो। हाँ, सेविंग्स अकाउंट समझ लो, ठीक है। ठीक है, सेविंग्स अकाउंट,
या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, अगर ठीक है फिक्स डिपॉजिट ऐसे समझ लो, बट सेविंग्स अकाउंट इज करेक्ट। ठीक है, तो सेविंग्स अकाउंट और नीचे में क्या है, करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट, अच्छा जो ट्रांजैक्शंस होता है एनपीओ का बैंकिंग चैनल्स के थ्रू, वो कौन से अकाउंट से होता होगा? करेंट अकाउंट से होता है, बिकॉज जो रेगुलर ट्रांजैक्शंस है वो सारे बैंक के करेंट अकाउंट से होता है। ये चीज पता है अपने को। करेंट अकाउंट, चालू खाता, जितने भी सारे बिजनेस एंटिटीज होते हैं उनका बैंक में जो खाता यानी अकाउंट खुला हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड करेंट अकाउंट, जिनसे वो सारे डे टू डे रेगुलर ट्रांजैक्शंस को करते हैं। तो एनपीओस के केस में भी करेंट अकाउंट से ही डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस होता है। तो ये वाले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन थोड़ा हटकर है, डिफरेंट है। कैसे? बिकॉज इस क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में अपने को करेंट अकाउंट एज पर पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, यानी जो बैंक मेंटेन करता है उसके अकॉर्डिंग। पासबुक कौन मेंटेन करता है? बैंक मेंटेन करता है। हम तो पासबुक खाली प्रिंट करवाने जाते हैं, पर पासबुक में हिसाब करके कौन देता है? बैंक। हम लोग तो खाली प्रिंट करवाने जाते हैं। प्रिंट करवाने कहाँ जाते हैं? बैंक में जाते हैं। तो बैंक में से प्रिंट करके लाते हैं। तो पासबुक में जितना भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होता है वो करता कौन है? बैंक। ठीक है, क्लियर। नॉर्मली क्या होता है कि अपने लोग जो कैश बुक मेंटेन करते हैं, कैश बुक जो मेंटेन करता है कोई भी बिजनेस एंटिटी या एनपीओ, उसमें कैश एंड बैंक के ट्रांजैक्शंस वही बिजनेस एंटिटी या एनपीओ अपना रिकॉर्ड करता है, और इसके साथ साथ बैंक भी उन ट्रांजैक्शंस को पासबुक में रिकॉर्ड करता है। मतलब जो बिजनेस एंटिटी है वो अगर बैंक के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, यानी कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो वो उसका हिसाब अपने वाले कैश बुक में रखता है। अब क्योंकि ये ट्रांजैक्शन बैंकिंग ट्रांजैक्शन है तो इसका हिसाब बैंक भी रखेगा। तो बैंक जितना रखता है उसको अपने लोग पासबुक बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? अगर बिजनेस एंटिटी या एनपीओ, बिजनेस एंटिटी या एनपीओ कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करता है, कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करता है, तो उन लोग उस बैंकिंग ट्रांजैक्शन को अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं इन द बैंक कॉलम। कैश बुक के 3 कॉलम होते हैं, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम, है ना? एनपीओ के केस में कैश एंड बैंक कॉलम, तो उन लोग बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। और यही ट्रांजैक्शन क्योंकि बैंक के थ्रू हो रहा है तो बैंक भी इसका हिसाब रखेगा। तो बैंक जो हिसाब रखता है वो पासबुक में मेंटेन होता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो कैश बुक कौन मेंटेन कर रहा है? बिजनेस एंटिटी या एनपीओ। और पासबुक कौन मेंटेन कर रहा है? बैंक मेंटेन कर रहा है। तो इसमें जो अपने को हिसाब दिया वो एज पर पासबुक दिया हुआ है, जो बैंक मेंटेन कर रहा है। यानी एनपीओ अपने बुक्स में बैंक का ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करता, पासबुक में से लेता है वो ट्रांजैक्शंस का हिसाब, जो बैंक मेंटेन करता है। और वही अपने को इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। समझ में आया? क्लियर है? यस। राजुन्या, रितिका, आकांक्षा, क्लियर है? जोयता, बोलो। बानी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। ओकेज, तो रेगुलर ट्रांजैक्शंस कौन से अकाउंट के थ्रू होता है? करेंट अकाउंट।
सो करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में 600 रुपया है। ये 600 रुपया एज पर पासबुक है। बट अपने को करेंट अकाउंट का बैलेंस एज पर कैश बुक चाहिए। क्या बात आप समझ में आया मेरे को, कि आप लोग को समझ में आ गया है? हम लोग को करेंट अकाउंट का बैलेंस एज पर कैश बुक चाहिए, अपना वाला बुक का चाहिए, ना कि बैंक वाले बुक का। पासबुक तो बैंक मेंटेन करता है, और इधर में करेंट अकाउंट एज पर पासबुक दिया हुआ है। तो अपने को क्या चाहिए? करेंट अकाउंट का बैलेंस एज पर कैश बुक, अपना वाला बुक। क्लियर? और क्रेडिट साइड में करेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, वो भी एज पर पासबुक दिया। तो वी रिक्वायर करेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस एज पर कैश बुक। ऑब्जेक्टिव समझ में आया? क्योंकि हम लोग अपने बुक्स में जो बैलेंस शो करेंगे, वो बैलेंस एज पर कैश बुक ही शो करना है, नॉट एज पर पासबुक, बिकॉज पासबुक हमारा बुक नहीं है। पासबुक कौन मेंटेन करता है? बैंक मेंटेन करता है। हम दो हमारे अकाउंट के मेंटेन करता है, बट वो बैंक का बुक है। हमारा कौन सा बुक है? कैश बुक। तो हम लोग अपने कैश बुक के अकॉर्डिंग अपने बुक्स में कैश इन हैंड या कैश एट बैंक का बैलेंस शो करेंगे। समझ में आया? क्लियर? ओके, अब इसका ट्रीटमेंट को डिस्कस करते हैं। चेक्स अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स, यानी रिपेयर्स के लिए आपने रिपेयर वाले भैया को पेमेंट किया था। कैसे किया था? चेक के थ्रू किया था। एंड दीज चेक्स वर अनप्रेजेंटेड। अनप्रेजेंटेड मतलब क्या? रिपेयर वाले भैया ने वो चेक अभी तक बैंक में डाला नहीं है। बैंक में डाला नहीं है तो हमारे अकाउंट में से पैसा कटा या नहीं कटा? नहीं नहीं कटा। कटा। यानी पासबुक में जो बैलेंस है वो बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है? बढ़ा हुआ है। यानी ये दो जो अमाउंट है, ये बढ़ा हुआ अमाउंट है, क्योंकि अभी तक रिपेयर वाले भैया ने चेक को प्रेजेंट नहीं किया। तो बैंक में से पैसा कटा नहीं, यानी बैंक में जो बैलेंस दिखाई दे रहा है पासबुक में, वो बढ़ा हुआ है। और अपने को खुद के बुक्स में क्या दिखाना है? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। यानी कैश बुक के अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? प्लस या माइनस? कैश बुक में लाने के लिए माइनस। देखो मैंने खाली कॉन्सेप्ट को समझाया था, ठीक है ना? इसको क्या करना है? सिंपली माइनस करना है। तो यानी करेंट अकाउंट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना हो जाएगा? 600 माइनस 300, 300 हो जाएगा। ये रहा 600 माइनस 300, 300 हो जाएगा। अब इधर में क्लोजिंग में 260 है, तो क्लोजिंग डेट में करंट अकाउंट में बैलेंस 150 माइनस 260 यानी माइनस 110। और करंट अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस अलाउड है एज बैंक ओवरड्राफ्ट। करंट अकाउंट तो इसीलिए दिया जाता है ना, ताकि हम लोग पेमेंट, हमारा पेमेंट रुके नहीं अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस होने के कारण। तो कुछ हद तक बैंक अलाउ करता है कि आप एक्सेस पेमेंट कर सकें अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो करेंट अकाउंट में क्लोजिंग डेट में नेगेटिव बैलेंस है एज पर कैश बुक, कितना? 110। यानी बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया ना, ये बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। क्लियर है? समझ में आया? ओके, सो अब ओपनिंग बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट एज पर कैश बुक 300 आया। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट एज पर कैश बुक माइनस 110, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट 110। तो ये बैलेंस शीट में आएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में आ जाएगा, 300 पॉजिटिव बैलेंस है बोलकर।
बट जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, वो बैलेंस शीट के क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में आ जाएगा। क्लियर? चलो लिखते हैं। ब्रैकेट्स में करेंट अकाउंट लिखने का जरूरत नहीं है, ये क्लोजिंग, बिकॉज बैंक ओवरड्राफ्ट करेंट अकाउंट में ही पॉसिबल है, सो इट इज वेरी ऑब्वियस। क्लियर? क्या? ओके, चलो ठीक है। देखो ये जो 600 रुपया हमने लिया, 600 रुपया और इधर में 150 रुपया, ये हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में से उठाया है, तो इसका तो एक ही जगह ट्रीटमेंट होगा। बट ये जो 260 रुपीज है इधर और 300 रुपीज है इधर, ये हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन में से उठाया, यानी इसका एक और ट्रीटमेंट होना बाकी है। ठीक है, एक और ट्रीटमेंट होना बाकी है। चेक्स अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स, ओके ठीक है। अब देखते हैं रिपेयर्स। रिपेयर्स का कितना पेमेंट हुआ है इन द करेंट ईयर। ये रिपेयर्स टू इक्विपमेंट 500 रुपये। ये जो पेमेंट टू रिपेयर्स, अब पेमेंट फॉर रिपेयर्स अपने को दिखाई दे रहा है 500 रुपया। ये 500 रुपया एज पर पासबुक है या 500 रुपया एज पर कैश बुक है? सोच कर बताना, सोच कर बताना। हम लोग को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस करेंट अकाउंट का एज पर पासबुक दिया हुआ है, यानी बैंकिंग चैनल्स के थ्रू जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस सारे पासबुक वाले उठाए गए हैं, है ना? तो यानी इससे क्या समझ में आया? ये तो ये जो रिपेयर्स टू इक्विपमेंट का पेमेंट है, ये एज पर पासबुक है। आप लॉजिकली सोचो, अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, तो उसके अंदर जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के अमाउंट होंगे वो भी एज पर पासबुक ही होंगे ना, है ना? एज पर कैशबुक कैसे हो सकते हैं? बिकॉज आप ट्रांजैक्शंस एज पर कैशबुक का लोगे एंड ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस एज पर पासबुक का दिखाओगे, वो तो चीज पॉसिबल नहीं है ना, एब्सर्ड है वो। क्लियर? क्योंकि अपने को रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में करेंट अकाउंट का बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट एज पर पासबुक दिया हुआ है। इसका मतलब करेंट अकाउंट में जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हुआ है वो इस रिसीट पेमेंट अकाउंट में एज पर पासबुक वाला है, नॉट एज पर कैश बुक वाला है। समझ में आया? ये क्लियर है? बिकॉज पासबुक वाला ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, यानी पासबुक पासबुक वाले ही ट्रांजैक्शंस का अमाउंट है इसमें। सो दिस इज द पेमेंट फॉर repairs as shown in the passbook। ठीक है, क्लियर है?
यानी 500 रुपया का चेक प्रेजेंट हो चुका था, यानी 500 रुपया रिपेयर्स के लिए कटा। रिपेयर वाले भैया ने 500 रुपया का चेक बैंक में देकर 500 रुपया उठा लिया, तो 500 रुपया हमारे अकाउंट में से कटा। करेंट ईयर में 500 रुपया बैंक में से कटा फॉर रिपेयर्स। बट उसमें से 300 रुपया तो पिछले साल का था, क्योंकि पिछले साल 300 रुपया का चेक्स रिपेयर्स वाले भैया ने प्रेजेंट नहीं किया था, तो वो कब प्रेजेंट किया होगा? करेंट ईयर में। तो यानी 300 का चेक करेंट ईयर में डाला बैंक में उसने पेमेंट उठाने के लिए, यानी 300 रुपया करेंट ईयर में कटा है बैंक में से फॉर रिपेयर्स। बट ये 300 रुपया कौन से ईयर का है? पिछले साल का है। ये पिछले साल के रिपेयर्स का पेमेंट करेंट ईयर बैंक में से कटा, बिकॉज पिछले साल रिपेयर्स वाले भैया ने 300 रुपया का चेक प्रेजेंट नहीं किया था बैंक में फॉर पेमेंट। तो पिछले साल ये 300 रुपया बैंक में से कटा नहीं, करेंट ईयर में जरूर इसको प्रेजेंट किया है, तो ये 300 रुपया बैंक में से करेंट ईयर में कटा। यानी ऊपर में जो 500 रुपया है उसमें से 300 रुपया पिछले साल के चेक का पेमेंट है, पिछले साल का है। तो एक्सपेंस में क्या करोगे, प्लस या माइनस? माइनस। अब 260 रुपीज करेंट ईयर का है, करेंट ईयर का चेक है जो उसने प्रेजेंट नहीं किया, बट हमने तो चेक काट के दे दिया, यानी हमारा तो खर्चा लग गया। तो ये 260 करेंट ईयर का खर्चा है जो कि इस साल ऐड हो जाएगा। अब ये 260 इस 500 में इंक्लूडेड नहीं है, बिकॉज ये चेक अभी तक रिपेयर्स वाले भैया ने प्रेजेंट नहीं किया, तो हमारे बैंक में से रुपया कटा नहीं। तो ये 260 500 में इंक्लूडेड नहीं है, बट ये है करेंट ईयर का रिपेयर्स का चेक जो हमने काट के दिया, बट रिपेयर्स वाले भैया ने प्रेजेंट नहीं किया, तो क्या हुआ? हमने तो चेक काट के दे दिया, हमारा खर्चा तो लग गया, तो इसको करेंट ईयर के खर्चे में ऐड कर देना। यानी खर्चे वाला ट्रीटमेंट एकदम सेम है, पिछले साल का लेस होगा, करेंट ईयर का ऐड होगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। क्लियर है? ठीक है। तो अब हो जाएगा 300 रुपया एंड 260 रुपीज का दूसरा ट्रीटमेंट, किधर? एक्सपेंडिचर के साइड में। चेक्स अनप्रेजेंटेड। समझ में आया कि नहीं आया? कितना बोलो?
460 आ रहा है। ओके, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, यानी ये मशीनरी इक्विपमेंट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस है। सो ओपनिंग बैलेंस आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में, क्लोजिंग बैलेंस आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में। तो ये एक बार ट्रीटमेंट हो गया है। और इस क्वेश्चन में देखो, रिपेयर्स को लेकर और कोई ट्रांजैक्शन, सॉरी नॉट रिपेयर्स, इक्विपमेंट। रिपेयर्स में इतना घुस गए तो बार बार दिमाग में रिपेयर्स ही चल रहा है। बोले इक्विपमेंट को लेकर और कोई ट्रांजैक्शन है? ये रहा सेल ऑफ इक्विपमेंट, है ना। रिपेयर्स टू इक्विपमेंट कभी भी रिपेयर्स इक्विपमेंट अकाउंट में नहीं आता है ना। रिपेयर्स तो अलग एक्सपेंस हो जाता है। एसेट अकाउंट में क्या क्या आता है? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, परचेज ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है। रिपेयर्स कभी भी कोई भी एसेट अकाउंट में नहीं आता है, अनलेस आपने सेकेंड हैंड कोई मशीनरी या एसेट परचेज किया होगा जिसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए आपने रिपेयर्स का खर्चा किया। इन दैट सिचुएशन ओनली रिपेयर्स जो है वो एसेट अकाउंट में डेबिट होता है, अदरवाइज नहीं। क्लियर। तो रिपेयर्स अलग होता है। ठीक है। तो सेल ऑफ इक्विपमेंट है, 80 रुपए का सेल हुआ है, और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं। तो यानी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? क्या सीखा था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाले चैप्टर में? इक्विपमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। याद करो, फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाते थे अपने, तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, करेक्ट। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का दूसरा ट्रीटमेंट कहाँ आएगा? इक्विपमेंट अकाउंट के डेबिट साइड एंड बाई साइड में, टू बैलेंस बी बाई डी, बाई बैलेंस सी बाई डी। क्लियर। चलो, इसमें तो डेटर्स अकाउंट कैसे हो सकता है? इसमें तो लोग सेल और परचेज नहीं करते ना, इन लोग का बिजनेस वाला काम नहीं है ना। तो इसमें अपने डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने से बच गए हैं, यानी इसमें काम कम है। सो इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 800। सो ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में आएगा, और इक्विपमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस बी बाई डी 800। क्लोजिंग बैलेंस 1750, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में आएगा 1750, एंड इक्विपमेंट अकाउंट के बाई साइड में बाई बैलेंस सी बाई डी करके आएगा 1750। ओके, करो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का दो दो जगह ट्रीटमेंट करो। 800 एंड 1750। नेक्स्ट, सेल ऑफ इक्विपमेंट। बोलो। सेल ऑफ इक्विपमेंट के लिए एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट अकाउंट।
सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बैंक अकाउंट ही है, तो इसके डेबिट साइड में सेल ऑफ इक्विपमेंट है, तो दूसरा ट्रीटमेंट कहाँ होगा इक्विपमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय कैश या बाय बैंक या बाय कैश जो भी आपको लिखना है 80। तो ये तो हमने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में से उठाया है, तो इसका एक ही ट्रीटमेंट होगा। तो कहां पर हुआ ये इक्विपमेंट अकाउंट, इक्विपमेंट अकाउंट के बाई साइड में कहा गया 80। क्लियर है? लास्ट में इसको बैलेंस करेंगे। ओके, बढ़े आगे। देन नेक्स्ट, इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक, यानी पासबुक में 20 रुपए का इंटरेस्ट अभी तक डाला नहीं है, यानी 20 रुपए का इंटरेस्ट अभी तक आया नहीं है, यानी आया नहीं मतलब आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, सो दिस इज अक्रूड इंटरेस्ट इनकम, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इनकम, क्लोजिंग डेट में है तो एक क्लोजिंग बैलेंस है, तो इसको क्या करोगे इंटरेस्ट इनकम के साथ ऐड करेंगे, एंड दूसरा ट्रीटमेंट क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में आएगा, बिकॉज ये अक्रूड इंटरेस्ट इनकम है। क्लियर? पासबुक में एंटर नहीं, यानी ये इंटरेस्ट का रुपया अभी तक आया नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग है ये। आउटस्टैंडिंग इनकम अक्रूड इनकम एसेट होता है, सो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में आएगा, एंड दूसरा इनकम के साइड में इंटरेस्ट इनकम के साथ 20 रुपीज को ऐड कर देंगे। सो क्या ऊपर में रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में इंटरेस्ट इनकम ये रहा, बैंक इंटरेस्ट रिसीट के साइड में, इनकम जो है वो तो रिसीव करते हैं एंड एक्सपेंसेस का पेमेंट होता है, तो इनकम हमेशा रिसीट के साइड में मिलता है और एक्सपेंसेस हमेशा पेमेंट के साइड में मिलेगा। सो बैंक इंटरेस्ट कितना का रिसीव हो चुका है 30 रुपया का, 20 रुपया का अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, यानी करेंट ईयर में इंटरेस्ट का इनकम 50 रुपया का है। 30 रुपया रिसीव हो चुका है, 20 रुपया रिसीव होना बाकी है। क्लियर? सो इनकम के साइड में बाय बैंक इंटरेस्ट 30, एड अक्रूड इंटरेस्ट इनकम 20, आउटर कॉलम में 50। क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में अक्रूड ठीक है, ओके। तो इसको टिक कर दो, टिक कर दिया, ओके। बोनस टू ग्राउंड्समैन, ग्राउंड्समैन मतलब जो ग्राउंड को मेंटेन करता है, माली, बेसिकली एक तरीके का माली। सो बोनस टू ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग, बोनस देना है ग्राउंड्समैन को, तो वो अभी तक बाकी है देना, आउटस्टैंडिंग है, तो बोनस हमेशा एक्सपेंस होता है, दिस इज एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, तो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग डेट में है ये, तो ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, वैसे बोनस का कोई पेमेंट हुआ है इस साल? बोनस का पेमेंट हुआ ही नहीं है, यानी ग्राउंड्समैन को बोनस देने का केवल बोल के रख दिया है, अभी तक उसका पेमेंट हुआ नहीं है। ये ऊपर में क्या है? ऊपर में ग्राउंड्समैन फी है, यानी उसका वेज या सैलरी है। बोनस
अलग से है, समझ में आया? बोनस अलग से है, फी अलग से उसको मिलता है एंड साथ में बोनस अलग से है। होता है ना दिवाली का बोनस एंड ऑल, तो वो बोल दिया है उसको, बट अभी तक दिया नहीं गया है, पेमेंट नहीं हुआ है उसको। चलो, सो एक्सपेंस के साइड में टू बोनस टू ग्राउंड्समैन, कितना? 300। बोनस का 1 रुपया अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, पूरा 300 रुपया आउटस्टैंडिंग है, करेंट ईयर के क्लोजिंग डेट में आउटस्टैंडिंग है। ये करेंट ईयर का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस के साइड में अपने शो कर दिए। अब क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ है तो इट्स अ लाइबिलिटी, सो क्लोजिंग डेट के बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में आउट स्टैंडिंग ग्राउंड्समैन बोनस 300 रुपया। ठीक है, यानी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस का दो दो जगह ट्रीटमेंट हो चुका है। चलो ये टेबल का काम खत्म। अभी नेक्स्ट और क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 यानी करेंट ईयर, द ऑनरेरियम टू द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर यानी भिड़े मास्टर आर टू बी इंक्रीज्ड बाय अ टोटल ऑफ रुपीज 200। यानी करेंट ईयर में भिड़े मास्टर को 200 रुपया बढ़ा कर देना है। Honorarium to the secretary and treasurer are to be increased by a total of rupees 200। यानी करेंट ईयर में भिड़े मास्टर को 200 रुपया बढ़ा कर देना है। ठीक है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च। तो इसका क्या करें 200 रुपया का? देखो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कुछ दिखाई दे रहा है, पेमेंट की साइड में ऑनरेरियम मिलेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ 2021, यानी पिछले साल का ऑनरेरियम करेंट ईयर में पेमेंट हुआ है। करेंट ईयर तो 2022 है, 2021 पिछले साल है, यानी इस साल करेंट ईयर में पिछले साल का ऑनरेरियम पे हुआ है, यानी पिछले साल ये ऑनरेरियम पे नहीं हुआ था। तो क्या था ये? आउटस्टैंडिंग था। ऑनरेरियम एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एज अ लाइबिलिटी, तो ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में आएगा ये। 400 रुपया का ट्रीटमेंट कहां पर होगा? ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में। एक ही जगह ट्रीटमेंट होगा बिकॉज हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में से लिया है, तो इसका एक जगह ट्रीटमेंट कहां पर होगा? ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में। और करेंट ईयर में इसका पेमेंट होकर लाइबिलिटी चुका दिया, तो इसका बैलेंस खत्म। तो 400 रुपया का एक बार ट्रीटमेंट करते हैं, देन 200 रुपया में हम आएंगे। ठीक है, सो ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम 400। ओके, अच्छा करेंट ईयर का ऑनरेरियम 2022 का ऑनरेरियम पेमेंट के साइड में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अरे ऊपर में देखो, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो पेमेंट के साइड में नहीं है, इसका मतलब करेंट ईयर का ऑनरेरियम का पेमेंट नहीं हुआ है। पेमेंट के साइड में नहीं है, इसका मतलब पेमेंट नहीं हुआ है। पेमेंट नहीं हुआ है, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है। यानी इन लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट ईयर पेमेंट करता है हमेशा।
पिछले साल का इस साल का नेक्स्ट ईयर। तो इस साल का ऑनरेरियम का पेमेंट नहीं हुआ है, यानी इस साल का भी ऑनरेरियम इज आउटस्टैंडिंग। और इस साल ऑनरेरियम कितना बनता है, 400 या कुछ और अमाउंट, कितना बनेगा? क्या बोला है कि करेंट ईयर में ऑनरेरियम 200 रुपया बढ़ाकर होगा। फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31 2022, यानी करेंट फाइनेंशियल ईयर में ऑनरेरियम आर टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹200, यानी ऑनरेरियम को 200 रुपया से बढ़ा देना है करेंट ईयर में। यानी करेंट ईयर का ऑनरेरियम हो गया 400 प्लस 200, 600 रुपया। क्योंकि पिछले साल का अगर 400 है और करेंट ईयर में 200 बढ़ाना है, यानी करेंट ईयर का ऑनरेरियम हो गया मेरा 600 रुपया। तो 600 रुपया का ऑनरेरियम करेंट ईयर का है, जो अभी तक पेमेंट हुआ नहीं है, यानी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ लाइबिलिटी। सो करेंट ईयर का बैलेंस शीट यानी क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम फॉर द करेंट ईयर 600 आ जाएगा। हम ब्रैकेट्स में बिल्कुल शो करेंगे 400 प्लस 200, 600। अब है तो ये करेंट ईयर का एक्सपेंस, पेमेंट भले ही नहीं हुआ है, हम लोग अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहे हैं। करेंट ईयर का एक्सपेंस है तो करेंट ईयर में ऐड हो जाएगा। तो करेंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस के साइड में, डेबिट के साइड में, टू ऑनोरेरियम 600। क्लियर है? हुआ? 600 का दो जगह ट्रीटमेंट हो गया ना, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, एक्सपेंस में टू ऑनरेरियम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर के साइड में, डेबिट साइड में टू ऑनरेरियम 600। हो गया 600 का दो जगह ट्रीटमेंट। चलो, यानी सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन का दो दो जगह ट्रीटमेंट हो गया है। ओके, बाकी बचा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें जितने भी सारे आइटम्स हैं उनका एक ही जगह ट्रीटमेंट होगा, तो काम थोड़ा कम है। सो रिसीट के साइड में कैश इन हैंड, ये ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में। डिपॉजिट अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस 2230, ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में लिख डालो। सो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में कैश इन हैंड, हंड्रेड एंड 2230। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना एसेट के से। नेक्स्ट, नेक्स्ट, बाकी सब में टिक है। ओके, रिसीट्स फ्रॉम टीज, जैसे मैंने कहा था ना कि लास्ट लास्ट क्लास मैंने कहा ना, सेंट जेवियर्स एलुमनाई एसोसिएशन दे ऑर्गेनाइज अ टी मीट। तो टी मीट में चाय पिलाता है, बट उस सब इवेंट के लिए एक नॉमिनल अमाउंट चार्ज करता है। सो चाय पिलाए, चाय पिलाने के रुपये भी लिए हैं, तो दीज आर रिसीट्स फ्रॉम टीज।
सो चाय के लिए 300 रुपया लिया है सारे मेंबर से, और चाय का खर्चा कितना लगा है? 250, यानी 50 रुपया चाय में कमाया है। राइट, क्लियर? कमाया यानी इनकम में आएगा 50 रुपया। तो एक चीज ध्यान से सुनना, देखो, सबसे पहले तो आप दो ट्रीटमेंट में बता रहा हूं। सबसे पहले चाय से रिसीट हुआ 300 रुपया एंड चाय का खर्चा लगा 250 रुपया, यानी चाय से नेट प्रोसीड्स आया है 50 रुपया का। तो आप इनकम के साइड में 50 रुपया नेट अमाउंट शो कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड ट्रीटमेंट, मतलब दूसरा तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड ट्रीटमेंट मतलब दूसरे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट इज कि रिसीट्स फ्रॉम टीज को हम इनकम के साइड में 300 रुपया दिखा दे एंड कॉस्ट ऑफ टीज को हम एक्सपेंस के साइड में 250 रुपया दिखा दे। कॉस्ट को एक्सपेंस की साइड में दिखा दे, रिसीट को इनकम की साइड में दिखा दे। एक ही बात है, रिसीट का साइड यानी बाई साइड क्रेडिट साइड में 300 रुपया आया, कॉस्ट ऑफ टीज पेमेंट में डेबिट साइड में 250 रुपया, यानी बाई साइड में 300, डेबिट साइड में 250, तो नेट में 50 रुपया का इफेक्ट आएगा ही। तो या तो आप नेट 50 रुपया का इफेक्ट दिखाओ, या फिर आप टू साइड में 250 एंड बाई साइड में 300 करके दिखाओ। मैं कौन सा रेकमेंड करता हूं? मैं सेकेंड वाला रेकमेंड करता हूं कि खर्चे को खर्चे की साइड में दिखाओ एंड रिसीट को इनकम की साइड में दिखाओ। क्यों ऐसा रेकमेंड करता हूं? इससे हम लोग सेफ रहेंगे। क्यों सेफ रहेंगे? बिकॉज बाई चांस अगर कॉस्ट ऑफ टीज होता है 350, यानी 50 रुपए का एक्सेस लग चुका है, तो 50 रुपए का एक्सेस अपने को पेमेंट के साइड में, एक्सपेंडिचर के साइड में दिखाना होगा। आई बात समझ में? तो हम लोग को बेसिकली एनालाइज करना पड़ेगा एग्जाम में कि ये जो टी का इवेंट हुआ है इसमें पैसा बचा है या पैसा लगा है। अगर पैसा बचा है तो इनकम की साइड में आएगा, और अगर पैसा लगा है तो वो एक्सपेंस के साइड में आएगा। तो हमें एग्जाम में फिर कैलकुलेशन, सॉरी बेसिकली एनालिसिस का एक स्टेप लेना पड़ेगा, एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। हम लोग को उसका इन रिसीट और कॉस्ट को कंपेयर करके नेट अमाउंट निकालकर चेक करना होगा कि पैसा बचा है या पैसा एक्सेस में लगा है। अगर पैसा बचा है तो इनकम की साइड में आएगा, और पैसा एक्सेस में लगा है तो वो एक्सपेंस की साइड में आएगा। बचा है तो इनकम की साइड में, लगा है तो एक्सपेंस की साइड में आएगा। तो उसमें हो सकता है कि हम लोग सिल्ली मिस्टेक कर दें कि बाई चांस अगर मेरा एक्सेस खर्चा लग गया है, तो एक्सपेंस के साइड में शो करने के बजाय हम इनकम के साइड में शो कर दें। ऐसा एक सिली मिस्टेक पॉसिबल है। तो उससे बचने के लिए सेफ कैसे रहेंगे? अपने खर्चा को एक्सपेंस के साइड में, रिसीट को इनकम के साइड में, कोई एनालिसिस करने का झमेला नहीं, कोई माथापच्ची नहीं है। ठीक है, कोई माथापच्ची नहीं है। क्या ये एग्जाम में अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है, बिकॉज मैं भी पेपर्स चेक करते मेरे को 10 साल हो चुका है। ठीक है, तो ये बिल्कुल अलाउड है, इसमें हाफ मार्क्स भी डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? बिकॉज आपको नेक्स्ट देखो, फेयर्स वाले में इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। फेयर्स में हम आएंगे, पहले टी का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। बुक में कैसे क्या वो अपने को जाना नहीं है, उसमें ऑल्टरनेटिव तरीका अपने एकदम आराम से एग्जाम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो रिसीट फ्रॉम टी 300, डेबिट साइड में, एक्सपेंस के साइड में 2, कॉस्ट ऑफ टीज 250। 250 रुपया, 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 250
ठीक है। अब फेज में आ जाओ, फेज कंट्रीब्यूशन टू फेज। कंट्रीब्यूशन टू फेज है रिसीट के साइड में, यानी फेज से इतना रुपया मिला है। रिसीट के साइड में हमें मतलब रुपया आया है, 100 रुपया आया है, और फेड्स का पेमेंट के साइड में 400 रुपया है। यानी फेड्स के लिए पेमेंट कितना किया है? 400 रुपया। यानी फेड्स पर मेरा खर्च कितना लगा है? 400। एंड फेड से आया कितना है? 100। यानी खर्चा एक्सेस 300 लग गया है। तो इसका नेट अमाउंट 300 रुपया एक्सपेंस की साइड में आना चाहिए। ऑल्टरनेटिवली अपने क्या कर सकते हैं, लाइफ को सिंपल कर सकते हैं। सिंपल लाइफ, हमेशा लाइफ सिंपल ही होता है, उसको हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपल रखते हैं। क्या रखते हैं? कंट्रीब्यूशन टू फेज रिसीट है, तो इनकम के साइड में 100 रुपया, फेज का जो पेमेंट के साइड में है वो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस के साइड में 400 रुपया। तो अल्टीमेट इफेक्ट वही हुआ कि एक्सपेंस के साइड में 400 है, इनकम के साइड में 100 है, यानी नेट में 300 रुपया का एक्सेस एक्सपेंस ही लगा है। तो वो इफेक्ट में आ गया, उसका इफेक्ट आ गया। क्लियर? ये सिंपल है ना, इसमें फिर अपने को एनालिसिस का चक्कर नहीं रहेगा। नहीं तो नेट प्रोसीड्स कैलकुलेट करने के चक्कर में अपने सिली मिस्टेक ही कर देते एग्जाम में, तो उसको अवॉइड करना है। तो रिसीट के साइड में जो अमाउंट है वो इनकम में आएगा, पेमेंट के साइड में जो अमाउंट है वो एक्सपेंस में आएगा। बाय कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स। और इन लोग लैंग्वेज कैसे यूज किया? कंट्रीब्यूशन टू फेस, तो लगेगा कि एनपीओ खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है फॉर द फेस, बट इधर में कंट्रीब्यूशन कर कौन रहे हैं? मेंबर्स कर रहे हैं। तो मेंबर्स के लिए कंट्रीब्यूशन टू फेज है। इंग्लिश जानबूझ के गलत यूज किया है कंफ्यूज करने के लिए। टू फेयर एक्सपेंसेस 400, एक ही जगह ट्रीटमेंट आएगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जितने भी आइटम्स हैं उनका एक ही जगह ट्रीटमेंट आएगा। सेल ऑफ इक्विपमेंट हो चुका है। अब इधर में देखो, वैरायटी एंटरटेनमेंट एक इवेंट हुआ होगा, उसका नेट प्रोसीड्स दिया हुआ है, यानी इसमें प्लस माइनस करके दिया हुआ है। यानी वैरायटी एंटरटेनमेंट का शो करके 780 रुपया बचा, तो इसका नेट अमाउंट दिया हुआ है, रिसीट के साइड में है। तो रिसीट के साइड में तो ये इनकम के साइड में आएगा, तो 780 अपने इनकम के साइड में डाल देंगे। इसमें खर्चा वर्चा माइनस करके नेट अमाउंट 780 का बचा। सो इनकम के साइड में बाय नेट प्रोसीड्स फ्रॉम वैरायटी एंटरटेनमेंट 780। 780। अब नेक्स्ट, डोनेशन फॉर फोर्थकमिंग टूर्नामेंट। ये कौन सा डोनेशन है? जनरल डोनेशन या स्पेसिफिक डोनेशन? स्पेसिफिक स्पेसिफिक डोनेशन। डोनेशन लिखा हुआ है, डोनेशन फॉर फोर्थकमिंग टूर्नामेंट, यानी ये टूर्नामेंट के लिए डोनेशन दिया गया है, यानी डोनेशन का पर्पस को स्पेसिफाई कर दिया है। तो स्पेसिफिक डोनेशन है, एंड स्पेसिफिक डोनेशन इज ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी, बिकॉज एक ऑब्लिगेशन आ जाता है डोनेशन का अमाउंट को टूर्नामेंट के लिए खर्च करना है। ठीक है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में आ जाएगा। लाइबिलिटीज के साइड में आ जाओ, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 130।
सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड के सारे आइटम्स का ट्रीटमेंट एक बार हो चुका है। अब पेमेंट के साइड में आ जाओ। ग्राउंड्समैन फी एक्सपेंस है, एक्सपेंस के साइड में आ जाओ। ग्राउंड्समैन फी 750, एक्सपेंडिचर में 2 ग्राउंड्समैन फी 750। बोनस अलग है, फी अलग है। मूविंग मशीन, मशीन इज एन एसेट, यानी 1500 का मशीन परचेज हुआ है। अच्छा, ये जो इक्विपमेंट अकाउंट हमने बनाया है, इक्विपमेंट एंड मशीनरी अकाउंट है, यानी इसमें मशीन और इक्विपमेंट दोनों का हिसाब रखा जा रहा है। बिकॉज क्या बोले, मशीनरी एंड इक्विपमेंट अकाउंट। समझ में आया? तो मूविंग मशीन, मशीन कितना का परचेज हुआ है? 1500 पेमेंट के साइड में, यानी पेमेंट में, पेमेंट कब करते हैं? जब मशीन को परचेज करते हैं, यानी 1500 का मशीन परचेज हुआ है। तो इसका इफेक्ट कहाँ आएगा? यस, अपने नाम को चेंज कर देते हैं, मशीनरी एंड इक्विपमेंट अकाउंट कर देते हैं। जो क्वेश्चन में दिया वैसा कर दिया। सो जब परचेज करते हैं तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट 1500। क्लियर है? ओके। सो एक जगह इफेक्ट आ गया है। रेंट ऑफ ग्राउंड एक्सपेंस है, रेंट ऑफ ग्राउंड एक्सपेंस है, एक्सपेंस के साइड में टू रेंट ऑफ ग्राउंड 250, टू रेंट ऑफ ग्राउंड 250। ओके, बाकी तो देखो सब में ठीक है, राइट? यस नो? टिक करने से कितना काम आसान हो जाता है, फिल्टरिंग का काम हो जाता है। लास्ट में बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक। डिपॉजिट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है ये, कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस है। एसेट है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में आ जाओ। 3090 एंड 250। 3090 एंड 250। लिखा? बैंक डिपॉजिट में 3090, कैश इन हैंड में 250। ओके, सो देखो, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के भी सारे आइटम्स का ट्रीटमेंट एक एक बार हो चुका है, यानी क्वेश्चन में सारे आइटम्स का ट्रीटमेंट हो गया है। तो क्वेश्चन का काम कंप्लीट। ठीक है, ऐसे अपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के चैप्टर के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था सेम वे में। अभी सोल्यूशन में सबसे पहला काम क्या करना है? जो लेजर अकाउंट ओपन करके रखा हुआ है उसको बैलेंस करना है। देखो इक्विप में एक ही अकाउंट खुला हुआ है, बाई साइड में एक बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। क्या चीज का होगा ये? बाय डेप्रिसिएशन। क्रेडिट साइड यानी एसेट डिक्रीज क्रेडिट होता है। तो एसेट डिक्रीज कैसे हो सकता है? दो कारण से, जब एसेट डेप्रिशिएट करता है, दूसरा जब एसेट को सेल करते हैं। सेल ऑफ एसेट का अमाउंट 80 रुपीज का काउंटिंग हो चुका है, तो बाकी बचा डेप्रिसिएशन, यानी क्रेडिट साइड में जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए एंट्री इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन एंड इक्विपमेंट अकाउंट। क्लियर है? सो मशीन एंड इक्विपमेंट अकाउंट के बाई साइड में बाई डेप्रिसिएशन। ओके, सो एक्सपेंडिचर के साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन
मशीन एंड इक्विपमेंट ना 470 बैलेंस। नेक्स्ट नेक्स्ट अपने ओपनिंग डेट के बैलेंस शीट को बैलेंस करके क्या निकालोगे? कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस। एनपीओ के चैप्टर में सिंगल एंट्री के अकॉर्डिंग काम कम है, बिकॉज उसमें डेटर्स अकाउंट क्रेडिटर्स अकाउंट नहीं बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट को अलग से बैलेंस नहीं करना है, बिकॉज उसमें तो ट्रेडिंग अकाउंट को अलग से बैलेंस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। इसमें एक ही बार में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बैलेंस करके सरप्लस डेफिसिट निकालना है। तो इसमें कंपैरेटिवली काम काफी कम है। कितना आ रहा है? 3080 कैपिटल फंड लिखोगे। इसको हम कहाँ पुट करेंगे? 3080 करेंट ईयर का बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में लिखो कैपिटल फंड, उसके नीचे ओपनिंग बैलेंस 3080। ठीक है। नेक्स्ट, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बैलेंस करके सरप्लस या डेफिसिट जो है उसको निकालो। कितना आ रहा है? एनपीओ है ना। सरप्लस एक नॉमिनल अमाउंट का आ रहा है। कितना का आ रहा है? 40 रुपीज का आ रहा है। ये हिसाब रखना जरूरी ताकि एनपीओ को पता तो चले कि हम जो सेवा का काम कर रहे हैं, सर्विस का काम कर रहे हैं, उसमें हमारा पैसा जाते ही जा रहा है या कुछ बच भी रहे। बिकॉज पैसा बचाएंगे तभी ना आगे जाकर उसका उससे हम सेवा कर पाएंगे। तो इसलिए सरप्लस का आना भी जरूरी होता है, जिससे पता चलता है कि सेवा जो किया उसमें कुछ बचा या खाली पैसा लगा ही लगा गया ही। पैसा बचाओगे तब ना जाकर दूसरी बार सेवा कर पाओगे। सरप्लस 40 रुपीज का इसको अपने कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। करेंट ईयर के बैलेंस शीट में। सो कैपिटल फंड का क्लोजिंग बैलेंस सरप्लस को ऐड करने के बाद 3120 आ रहा है। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल करो। देखो, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन का आज ये पहला सम था, तो डेफिनेटली इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगे, बिकॉज अपने साथ में समझने का भी काम कर रहे हैं ना। बट जैसे जैसे सम्स अपने आगे करते जाएंगे हमारा टाइम कम होते जाएगा, कम टाइम में सम सॉल्व हो पाएगा। सो बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल कितना आ रहा है? 5210 मैच कर गया बैलेंस शीट। क्लियर? सो ये है। बोलो, कोई डाउट? समझ में आज का डिस्कशन क्लियर? सो इलस्ट्रेशन 1 to 8 हमने सॉल्व कर लिया। 4 इलस्ट्रेशन और बचा हुआ है, 9, 10, 11, 12।
ठीक है, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर, बाय।